जियो स्ट्रैटेजिक मूव के लिए जाना जाता है। लेकिन एक छोटा सा देश उनके रास्ते में आता है, म्यांमार। और म्यांमार चाइना के लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि इंडियन ओशन तक पहुंचने का सेकंड कॉरिडोर है। और म्यांमार ऑयल, गैस, टिम्बर, जेमस्टोन से भरा पड़ा है, जो कि चाइना के लिए एक गोल्ड माइन की तरह है। और इन रिसोर्सेज का पूरा फायदा उठाने के लिए चाइना ने अप्रोक्स 15 बिलियन यूएस डॉलर्स का चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शुरू किया है, जिसमें कि चाइना कोक्यू से यूनान तक ड्यूअल ऑयल गैस पाइपलाइन बनाकर अपने मलक्का डिलेमा को सॉल्व कर रहा है, ताकि जो चाइना की ट्रेड सिक्योरिटी है ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। पर यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या ये वाकई इकोनॉमिक पार्टनरशिप है या फिर चाइना धीरे धीरे म्यांमार को अपने कंट्रोल में कर रहा है। और यहाँ पर चाइना की जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, पैसे, ताकत और पॉलिटिक्स से म्यांमार को अपने कंट्रोल में करना। और कोक्यू डीप सी पोर्ट के थ्रू जो चाइना है ये इंडियन ओशियन में अपनी जगह को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और जब म्यांमार पर ह्यूमन राइट वॉयलेशन के आरोप लगते हैं तब चाइना यूएनएससी में अपनी वीटो पावर का यूज़ करके हमेशा म्यांमार को बचाता है। पर यहाँ पर सबसे डेंजरस बात यह है कि चाइना सिर्फ सरकार की मदद नहीं कर रहा है म्यांमार में, बल्कि म्यांमार के अंदर जो एथनिक आर्म ग्रुप है जो कि म्यांमार में ट्रबल क्रिएट करते हैं उनको फंडिंग, ट्रेनिंग और वेपन्स भी प्रोवाइड करता है। यानी कि म्यांमार में चाहे जो भी जीते लेकिन चाइना हमेशा पावर में रहेगा। और म्यांमार में चाइना का होल्ड स्ट्रॉन्ग होने से भारत को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भारत अपनी एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी को लागू करने में प्रॉब्लम फेस करता है। और अब बात करते हैं साउथ एशिया के सबसे बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बारे में, यानी कि रोहिंग्या जेनोसाइड्स की, जो कि चाइना के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक गेम में से एक है। अब देखिए, रोहिंग्याज का ओरिजिन एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, क्योंकि म्यांमार की गवर्नमेंट रोहिंग्याज को कभी अपना नागरिक मानती ही नहीं है, जबकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कुछ और ही बोलते हैं। अब देखिए, जो ये रोहिंग्याज है ये असल में रखाइन अरक्कन स्टेट ऑफ म्यांमार के इंडो आर्यन मुस्लिम लोग हैं, जो 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक एक इंडिपेंडेंट अरक्कन किंगडम हुआ करता था, जिसमें बंगाली ट्रेडर, अरब मर्चेंट और लोकल बुद्धिस्ट लोग एक साथ रहते थे। लेकिन फिर 1784 में बर्मा, जो कि म्यांमार का ही पुराना नाम है, उसने अरक्कन स्टेट पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश रूल के दौरान अरक्कन को बंगाल से जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर लार्ज स्केल पर माइग्रेशन होने लगी और वहाँ पर बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स भी आकर बसने लगे। और ब्रिटिश सरकार ने रोहिंग्याज को एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री रोल भी दिए, जिससे कि वहाँ पर लोकल बुद्धिस्ट पॉपुलेशन और रोहिंग्याज के बीच में टेंशन बढ़ने लगी थी। और ये टेंशन तब से लेकर आज तक ऐसे ही चलती आ रही है। बुद्धिस्ट मेजॉरिटीज का रोहिंग्या से डर आज के समय में एक हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और सोशल नैरेटिव बन गया है। और म्यांमार की गवर्नमेंट बुद्धिस्ट मेजॉरिटी में ये नैरेटिव सेट करती है कि जो रोहिंग्याज है ये बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट है, जो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर बुद्धिस्ट मेजॉरिटी को आउटब्रीड कर देंगे और म्यांमार को एक इस्लामिक देश बना देंगे। और इस प्रोपेगेंडा को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए म्यांमार की गवर्नमेंट ने एक्सट्रीमिस्ट बुद्धिस्ट मोंग से स्लोगन दिलवाए कि म्यांमार को एक बुद्धिस्ट राष्ट्र बनाना है और मुस्लिम्स को बाहर निकालना है। अब देखिए, ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो नाजी जर्मनी ने ज्यूज के खिलाफ यूज किया था कि एक माइनॉरिटी को डेमोग्राफिक एनिमी बताओ और उनके खिलाफ हेट मोबिलाइज करो। अब देखिए, रोहिंग्याज मुस्लिम्स में से कुछ परसेंटेज ऐसी है जो कि टेररिस्ट ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है, जिसका खामियाजा लोकल रोहिंग्याज मुस्लिम्स को चुकाना पड़ता है। और इन्हीं बातों को यूज करके म्यांमार के मिलिट्री तत्मदाव हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर देती है। अब देखिए, आज के समय में रोहिंग्याज एक्सोडस दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस में से एक बन गया है। साल 2012, फिर उसके बाद साल 2015 और उसके बाद साल 2017, इस तरह हर बार म्यांमार की मिलिट्री ने रोहिंग्याज पर अटैक किया है और लाखों लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर किया है, जिसमें कि साल 2017 रोहिंग्याज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ, जिसमें कि गाँव के गाँव जला दिए गए और हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ, जिसकी वजह से 1 मिलियन से भी ज्यादा रोहिंग्याज मुस्लिम्स बांग्लादेश भागने पर मजबूर हो गए। और आज के समय में बांग्लादेश का कोक्स बाजार दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप में से एक बन गया है। और बांग्लादेश की तरह 90,000 से भी ज्यादा रोहिंग्याज मुस्लिम्स इंडिया में रह रहे हैं। इसी तरह थाईलैंड में 80,000 से ज्यादा और इंडोनेशिया में 11,000 से ज्यादा रोहिंग्याज मुस्लिम रह रहे हैं। जबकि यूएसए ने रोहिंग्याज मुस्लिम रेफ्यूजीज को साल 2002 में एक्सेप्ट कर लिया था, जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 10,000 से भी ज्यादा रोहिंग्याज मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी।
पर इंडिया में एक ट्विस्ट है। इंडिया में रोहिंग्याज मुस्लिम्स को रेफ्यूजी नहीं माना जाता क्योंकि इंडिया 1951 यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि इंडिया रोहिंग्याज मुस्लिम्स को असाइलम दे, और इंडिया के अंदर रोहिंग्याज मुस्लिम्स को रेफ्यूजी नहीं बल्कि इलीगल माइग्रेंट माना जाता है, और रोहिंग्याज मुस्लिम्स को जो इंडिया है वो वापस म्यांमार भेजने की तैयारी में है। अब देखिए, रोहिंग्याज क्राइसिस सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन इशू नहीं है बल्कि चाइना के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का एक मोहरा है। जब सारी दुनिया रेफ्यूजी क्राइसिस और रोहिंग्याज जेनोसाइड पर फोकस करती है, तब चाइना म्यांमार के अंदर धीरे से अपने रियल गेम को स्टार्ट कर देता है। यानी कि म्यांमार की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा गिरेगी, चाइना का कंट्रोल म्यांमार के ऊपर उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, और एक फेल्ड स्टेट चाइना के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह होता है, और म्यांमार इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है।